सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, DSSB ड्राइंग टीचर की हम क्लास शुरू कर रखी है। काफ़ी दिनों से हम MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप दोस्तों की मांग के अनुसार मैं एक अप्लाइड आर्ट की क्लास लेकर रहा हूँ जिसमें शॉर्ट नोट टाइप है। इसके अंदर मैं ये दावा नहीं करता कि सारे प्रश्न बन जाएंगे या एकदम से सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन जो है आपका अप्लाइड आर्ट है इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूंगा। इसके बेसिक्स, इसके महत्वपूर्ण चीज़ें, इसकी आवश्यकता, उसके सिद्धांत क्या कुछ होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी रहेगी। तो इसको आपको इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपके कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि अप्लाइड आर्ट में आपको क्या क्या जो मैटर था वो पढ़ना था। वो ये सारा जितना मैटर आपका सिलेबस के अंदर पॉइंट्स जो लिखे हैं उन सभी के पॉइंट मैंने इस प्रकार निकाले हैं। तो आप देखिए इनको। अप्लाइड आर्ट जिसको अनुप्रयुक्त कला या कॉमर्शियल आर्ट भी कहते हैं, इसकी पहले परिभाषा देखिए आप। अप्लाइड आर्ट वह कला है जिसमें सौंदर्य और उपयोगिता दोनों का मेल होता है, यानी सुंदरता भी होती है और उपयोगिता भी होती है। यह कला देखने में सुंदर नहीं होती बल्कि हमारे दैनिक जीवन, व्यापार और समाज के लिए व्यवहारिक भी होती है। इसमें कला का प्रयोग विज्ञापन, पैकेजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन, इंटीरियर, पोस्ट आदि क्षेत्रों में किया जाता है। सरल शब्दों में इसको समझें तो अप्लाइड आर्ट का मतलब होता है कला प्लस उपयोगिता प्लस प्रचार, यानी तीनों को मिलाकर जो बनता है वो है आपका अप्लाइड आर्ट। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं कि अप्लाइड आर्ट इसकी क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले ये उपयोगिता प्रधान होती है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य किसी चीज़ को उपयोगी और आकर्षक बनाना होता है। ये वाणिज्यिक महत्व है, व्यापार और उद्योगों से जुड़ा होना इसका महत्वपूर्ण है। सामाजिक संदेश, समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें पेंटिंग, डिज़ाइन, फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, इंस्टॉलेशन आदि कई विधाएं शामिल होती है। और नवीनता यानी क्रिएटिविटी, इसमें हमेशा नए विचार और प्रयोग आवश्यक होते हैं। अब हमारे सामने दो चीज़ें रहती हैं हमेशा, अप्लाइड आर्ट और फाइन आर्ट। अब इन दोनों को पढ़ना है और थोड़ा अंतर देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है मुख्यतः। इन दोनों सबसे पहले उद्देश्य देखें तो एक तरफ हमारा फाइन आर्ट है, दूसरी तरफ हमारा अप्लाइड आर्ट है। तो उद्देश्यों की जब बात करेंगे तो फाइन आर्ट का उद्देश्य होता है सौंदर्य व भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। यह हमारा फाइन आर्ट या ललित कला की उद्देश्य है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त हम कैसे प्रकार करते हैं। बल्कि अप्लाइड आर्ट है उसका उद्देश्य होता है उपयोगिता, प्रचार और संप्रेषण, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ उसका जो प्रचार प्रसार करना है, अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाना है, उसकी ये उपयोगिता होती है। बात रूप की करें तो फाइन आर्ट के अंदर पेंटिंग, मूर्तिकला, चित्रकला या संगीत कला ये इसके रूप है मुख्यतः। बल्कि अप्लाइड आर्ट के अंदर इसका विज्ञापन, पोस्टर, पैकेजिंग, फैशन आदि इस रूप के अंदर अप्लाइड आर्ट होता है। बात महत्व की करें तो ये व्यक्तिगत या सांस्कृतिक आनंद के लिए होता है, बल्कि अप्लाइड आर्ट जो आपका व्यवसायिक या सामाजिक कार्य के लिए ही बनाया जाता है, यानी किसी आनंद के लिए अप्लाइड आर्ट का निर्माण नहीं किया जाता। फाइन आर्ट है, पेंटिंग है, वह आपको मन कर रहा आपने कुछ पेंटिंग बना दी, लेकिन अप्लाइड आर्ट ऐसा नहीं होता कि आपको मन किया कुछ बना दिया, वह आपके किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। बात करें दर्शक की तो फाइन आर्ट का दर्शक केवल जो कला प्रेमी है, जिसको कला का नॉलेज है, वही व्यक्ति इसका दर्शक होता है। और जो अप्लाइड आर्ट है उसका आम जनता और उपभोक्ता सभी इसके दर्शक होते हैं। ये मुख्यतः फाइन आर्ट और अप्लाइड आर्ट में अंतर है। अब कुछ हमारे अप्लाइड आर्ट के क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी ये मुख्य क्षेत्र हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। इसके अंदर हमारा आने वाला है विज्ञापन कला। विज्ञापन कला यानी पोस्टर, बैनर, टीवी एड, डिजिटल मीडिया सब कुछ विज्ञापन कला के अंदर आता है। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर लोगो, मोनोग्राफ, टाइपोग्राफी, लेआउट, ये सभी ग्राफिक डिज़ाइन में आएगा। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। पैकेज डिज़ाइन, उत्पाद को सुरक्षित और आकर्षण बनाने के काम आते हैं। और ये सारे जो पॉइंट है वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आप सिलेबस देखेंगे तो इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी दिया है, ग्राफिक भी दिया है, पैकेज भी दिया है, फैशन डिज़ाइन भी दिया है, इंटीरियर डिज़ाइन भी दिया हुआ है,
बुक और मैगजीन डिज़ाइन है, और फोटोग्राफी या इलस्ट्रेशन आदि भी इसके अंदर दी हुई है। ये आपकी मुख्य टॉपिक है जो इसका क्षेत्र भी है, और सूचना डिज़ाइन भी एक इसका हिस्सा है। सूचना डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे सामाजिक मुद्दों के संदेशों को सरल रूप में प्रस्तुत करना भी हमारा क्या है कि महत्वपूर्ण कार्य है अप्लाइड आर्ट का। अब बात करें अप्लाइड आर्ट के महत्व की, कि अप्लाइड आर्ट क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसका क्यों है अप्लाइड आर्ट का। सबसे पहले देखें व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो उत्पाद को बेचने में मदद करता है, एक ब्रांड की पहचान बनाता है, वह प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से इसका महत्व देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे संदेश फैलाता है, लोगों को जागरूक और प्रेरित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्व देखें तो त्यौहार, आयोजन, कला व संस्कृति का ये प्रचार करता है, स्थानीय परंपराओं को आधुनिक रूप देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत, जब इसके यहाँ निकाल लेता हूँ, व्यक्तिगत दृष्टि से इसके जब हम देखते हैं तो ये कैरियर और रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है। अप्लाइड आर्ट जो है, जैसे फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोग्राफर आदि आप इससे बन सकते हैं, तो आपको कैरियर के अवसर भी मिलते हैं। अप्लाइड आर्ट के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सामाजिक पोस्टर के अंदर आप देखेंगे, जैसे पोलियो अभियान चला, 2 बूंद जिंदगी की लिखी तो जो अभियान चला वह सामाजिक पोस्टर था, अप्लाइड आर्ट का ही हिस्सा है। व्यवसायिक विज्ञापन के अंदर जैसे कोका कोला है, अमूल है, पेप्सी है, सभी के ऐड देखते हो तो वो व्यवसायिक विज्ञापन है। आप लोगो देखते हो तो जैसे नाइकी का टिक मार्क बना हुआ है, एप्पल का जो कटा हुआ जो सेब है वो सब लोगो का भाग है, वो लोगो होता है। फैशन डिज़ाइन के अंदर आप डिज़ाइनर कपड़े और आभूषण देखते हो। पैकेज डिज़ाइन के अंदर कैडबरी चॉकलेट का पैकेट है या अन्य कोई पैकेट आप किसी बिस्किट का रेपर देख लो, किसी की चीज़ का देखो पैकेज डिज़ाइन बना होता है, तो वो सब अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर मॉडर्न ऑफिस है, होटल है या घर के अंदर जो डेकोरेशन है वो सब आपका इंटीरियर डिज़ाइन में आता है। ये मुख्यतः आपके अप्लाइड आर्ट के उदाहरण हैं। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है आपके सामने कि निम्न में से अप्लाइड आर्ट का उदाहरण कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ये सभी इसके उदाहरण हैं। अप्लाइड आर्ट के बाद हम पढ़ते हैं विज्ञापन कला को, एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमारा टॉपिक है। इसकी परिभाषा देखिए, विज्ञापन वह कला और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा या विचार को आकर्षण और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि वे उसे अपनाएं या खरीदें। बात समझे आप? यानी विज्ञापन एक वह कला होगी या वह प्रक्रिया होगी कि जिससे कोई भी सेवा या विचार है उसको इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाए ताकि वह लोग उसको खरीदने के लिए आतुर हो जाएं, उसका मन करे कि हाँ यार ये चीज़ हमें खरीद लेनी चाहिए। इतने प्रभावी ढंग से चीज़ों को बताना क्या कहलाता है? आपका विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सशुल्क होता है। विज्ञापन हमेशा सशुल्क होता है, नहीं, विज्ञापन हमेशा पैसे देकर प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है, फ्री में विज्ञापन नहीं आता। संचार का माध्यम है, यह एक संचार का सशक्त माध्यम है। अपना विचार, अपना आइडिया, जैसे कोई कंपनी कुछ बना रही है तो उसने जो चीज़ बनाई है उसका संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? विज्ञापन करता है। सामूहिक उद्देश्य होते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाना कार्य होता है किसका? विज्ञापन का। प्रभावित करना, उपभोक्ता के मन में उत्पाद या विचार के प्रति आकर्षण पैदा करना भी एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। नवीनता, इसमें हमेशा नए विचार, चित्र और भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप कभी देखिए चित्र, कुछ समय से विज्ञापन में नवीनता आती रहती है। किसी एक कंपनी का आप ऐड देखिएगा, वह हर समय साल 2 साल 6 महीने से उस ऐड के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। कभी नया हीरो ले लिया, कभी नई हीरोइन आ गई, कभी उसके टैगलाइन बदल देगी या कुछ और बदल दिया, तो उसको थोड़ा बहुत नया विचार लाकर उसको में नवीनता लाते रहते हैं। तो ये सब विज्ञापन की एक विशेषता है। और विज्ञापन के भी उद्देश्य होते हैं, किस उद्देश्य से विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं वो देखिए। विज्ञापन के उद्देश्यों में आप देखें, सबसे पहले सूचना देना, यानी किसी नए उत्पाद या सेवा का परिचय करवाना। जैसे नया सर्फ एक्सेल मेटिक आया है, यानी नया जो सर्फ एक्सेल आया है वह किस प्रकार का आया है, इस उत्पाद से लोगों को पहचान करवाना या परिचय करवाना का कार्य किसका हो गया? विज्ञापन का, यानी सूचना देना इसका कार्य हो गया। इसके अलावा प्रेरित करना, यानी उपभोक्ता को खरीदने के लिए मनाना,
जैसे कोलगेट इस्तेमाल करें, दांत मजबूत बनाएं। अब जो लोगों को लगेगा या दांत मजबूत बनेंगे किससे? कोलगेट से। जब कोलगेट करेंगे तभी दांत मजबूत होंगे, तो लोग कोलगेट को खरीदेंगे। तो लोगों को खरीदने के लिए मनाना, इस प्रकार प्रेरित करना उनको, ये विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। स्मरण कराना, रिमाइंड, यानी पुराने ग्राहकों को याद दिलाना। जो पुराने ग्राहक है उनको याद दिलाने का काम करते हैं। जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, उससे पहले एक मसूरी आई पेप्सी की मसूरी आई थी, एड चलती थी, जिस समय सौरव गांगुली ने दोबारा की थी। तो गांगुली ने कहा था मैं सौरव गांगुली, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हो। उसके साथ में जब गांगुली ने वापसी की थी अपने क्रिकेट के अंदर, एक बार बाहर हो गए थे, वापस आए, उधर से एड के अंदर पेप्सी भी एक बार प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई थी, दोबारा पेप्सी भी आई, दोबारा गांगुली आई। तो दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि लोगों को याद दिलाया कि हमें भूल तो नहीं गए। तो इस प्रकार दोबारा लोगों को याद दिलाना, नई तरीके से ऐड को प्रस्तुत करना, ये विज्ञापन का एक उद्देश्य है। ब्रांड या छवि बनाना, ब्रांड छवि बनाना, लंबे समय तक उपभोक्ता के मन में विश्वास और पहचान बनाने का कार्य भी किसका रहता है? एडवर्टाइजमेंट का रहता है। विज्ञापन इस प्रकार का बनाया जाए कि लोगों के दिमाग में छप जाए। जैसे माउंटेन ड्यू की आती है, डर के आगे जीत है, यानी जब भी कोई डर की बात आती है तो दिमाग में लोगों के माउंटेन ड्यू आती है, यानी डर के आगे जीत है। जैसे सर्फ एक्सल की ऐड आती है, सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, जब दाग लगते हैं तो लोग आते हैं हाँ दाग अच्छे हैं, यानी सर्फ एक्सल। तो इस प्रकार लोगों के दिमाग में एक छवि बन जाती है। वो सब किसका हिस्सा है? आपका विज्ञापन का है कि हिस्सा है। विज्ञापन का उद्देश्य है कि लोगों के दिमाग में वो इसकी छवि बना दे। और विज्ञापन के आप प्रकार देखेंगे, विज्ञापन के कुछ प्रकार है। माध्यम के आधार पर देखेंगे तो प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, पत्रिका, ब्रोशर, पोस्टर आदि है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आप देखेंगे टीवी, रेडियो, सिनेमा है। डिजिटल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एड्स, वेबसाइट आदि है। और आउटडोर मीडिया के अंदर आप देखते हैं होर्डिंग्स है, बैनर है, ट्रांजिस्ट है, बस या मेट्रो विज्ञापन आदि जो आगे, ये सभी आउटडोर मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये लगभग मुख्यतः 4 आपके माध्यम के आधार पर इनके प्रकार बांटे गए हैं। उद्देश्य के आधार पर इनके भाग बांटे गए हैं। एक होता है व्यावसायिक विज्ञापन, जिसका उद्देश्य जैसे उत्पाद सेवा को बेचने के लिए जो बनाए जाते हैं वो व्यावसायिक विज्ञापन कहलाते हैं। कुछ एक दूसरा रूप होता है इसका सामाजिक विज्ञापन, जो जनहित का संदेश देते हैं, जैसे धूम्रपान निषेध है, बेटी बचाओ अभियान जो चलाते हैं, वो सामाजिक विज्ञापन है। राजनीतिक विज्ञापन, जिसके अंदर चुनाव पार्टियाँ अपना जो राजनीतिक पार्टियाँ अपना चुनाव प्रचार करती है, तो वो सभी किस में आते हैं? राजनीतिक विज्ञापन में आते हैं। सांस्कृतिक विज्ञापन आता है जिसके अंदर मेले, त्यौहार, आयोजन आदि का प्रचार किया जाता है। तो ये सभी एक उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन के प्रकार बांटे गए। तो उद्देश्य के आधार पर 4 प्रकार बांटे हैं और माध्यम के आधार पर भी इनके 4 प्रकार बांटे गए हैं। उसके बाद है विज्ञापन की प्रक्रिया कि विज्ञापन किस प्रकार है, इसका प्रोसेस क्या रहता है विज्ञापन का। सबसे पहले लक्षित दृश्य, टारगेट ऑडियंस चुनना। पहले दर्शकों को चुनना है कि जो कौन लोग हमारा विज्ञापन देखेंगे, यानी विज्ञापन जब बनाना है तो उससे पहले देखेंगे कि हमारा विज्ञापन देखने वाले कौन है, किस प्रकार का विज्ञापन बनाए। मान लो बच्चे को विज्ञापन देखने वाले हैं और इसके अंदर बहुत समझदारी की बातें कर दी तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा उस विज्ञापन में, बच्चे उसको देखेंगे नहीं। यानी आपको जब विज्ञापन बनाने से पहले आपको ये देखना है कि हमारा विज्ञापन किन लोगों के लिए हम बना रहे हैं। लक्षित दर्शक चुनना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर संदेश तय करना, फिर संदेश तय करना है कि उसके अंदर आपको क्या बताना है यानी उत्पाद की खूबियाँ बतानी है और विशेषताएं बतानी हैं। फिर माध्यम चुनना है आपको कि कहाँ उसको दिखाना है, टीवी पर दिखाना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है या पोस्टर छपवाने हैं, क्या करने हैं। फिर डिज़ाइन और निर्माण की चर्चा करना है कि उसकी डिज़ाइन चित्र कैसे बनेंगे, उसके अंदर नारे लिखे जाएंगे, उसकी टाइपोग्राफी किस प्रकार की होगी। उसका प्रसार की बात करें, ब्रॉडकास्ट यानी जनता तक पहुंचाना किस प्रकार है। और प्रतिक्रिया, कितना असर हुआ, कितनी उससे बिक्री बढ़ी या नहीं हुई, इसके बाद इसकी प्रक्रिया भी देखी जाए। प्रतिक्रिया या फीडबैक भी लिया जाएगा कि इस विज्ञापन के बाद में हमारी कितनी बिक्री बढ़ी, क्या लोगों पर इसका असर हुआ। तो विज्ञापन की ये एक प्रक्रिया रहती है। उसके बाद है विज्ञापन के तत्व। विज्ञापन के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कुछ एलिमेंट्स है, जिस प्रकार कला के हमारे तत्व होते हैं उसी प्रकार विज्ञापन के भी तत्व है। पहला है हेडलाइन। हेडलाइन छोटा होता है और असरदार होता है, जैसे जस्ट डू इट, ये छोटा सा हेडलाइन लिखी है लेकिन असरदार है। छोटा और असरदार होता है, ये मुख्य हेडलाइन होती है विज्ञापन की। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। विजुअल, चित्र, ग्राफिक
आकर्षक फोटो लगाती है, इलस्ट्रेशन बनाया जाता है, यानी एक छोटी सी उसके अंदर जो फोटो लगाएगी वो आकर्षक होगी, लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, इस प्रकार फोटो का लगाया जाता है। बॉडी टेक्स्ट मुख्य विवरण, इसके फिर उसके बाद आती है उत्पाद की विशेषताएं। वहाँ उत्पाद की विशेषताएं लिखी जाती है कि हमारा जो उत्पाद है वो किस लिए बनाया है और कि क्या उसकी खासियत है। फिर लोगो और ब्रांड नेम भी ध्यान में दिया जाता है कि कंपनी की पहचान बनाने के लिए। फिर कॉल टू एक्शन, उपभोक्ता से अपील, यानी आज ही खरीदें। लोगों को इस प्रकार से विज्ञापन को प्रस्तुत करना है कि लोग उस विज्ञापन को देखकर प्रोडक्ट को आज ही खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। कॉल टू एक्शन यानी एकदम से उस कार्य को करने के लिए रेडी हो जाएं। फिर विज्ञापन के लाभ क्या हैं? जो विज्ञापन है उसके लाभ होने चाहिए। जब आप विज्ञापन बना रहे हो, उस पर खर्चा कर रहे हो, उसका लाभ होना चाहिए। तो व्यवसायिक लाभ देखें तो बिक्री बढ़ाना, नया बाजार पाना, यानी नया स्थान, नए जगह पर आपका माल जाए और बिक्री बढ़े। उपभोक्ताओं के लिए देखें तो नए उत्पादों की जानकारी मिलना, उपभोक्ता है उनको क्या फ़ायदा होगा विज्ञापन से, उनको नई चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कोई नई कंपनी कोई आई, नया प्रोडक्ट आया, उसकी जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तभी पता चलेगा आपको कि हाँ नया माल कोई ना कोई आया है। फिर समाज के लिए जागरूकता फैलाना, समाज को क्या फ़ायदा होगा, जागरूकता फैलती है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के संबंधित कोई जो ऐड आती है, लोगों को पता चलता है कि हाँ कुछ नया हो रहा है। विज्ञापन की सीमाएं, कुछ विज्ञापन हैं जिसकी सीमाएं होती है, लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की कुछ सीमाएं होती है। नंबर 1, बहुत खर्चीला। विज्ञापन हमेशा महंगा होता है, खर्चीला होता है। कभी कभी भ्रामक या अतिशयोक्ति होती है, और तो कभी कभी क्या होता है विज्ञापन के अंदर बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नज़र आती है। विज्ञापन के अंदर क्या होता है, अतिशयोक्ति नज़र आती है। ग्रामीण और अनपढ़ लोगों का तक सही प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रामीण या जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके ऊपर सही प्रभाव इसका नहीं पड़ता। और प्रतिस्पर्धा के कारण झूठे दावे भी किए जाते हैं, और जब बाज़ार में मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है तो झूठे दावे भी कुछ किए जाते हैं। विज्ञापन के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे व्यावसायिक विज्ञापन के अंदर पेप्सी आ गया, यही है राइट चॉइस बेबी। सामाजिक उदाहरणों के अंदर देखिए 2 बूंद जिंदगी की, जैसे पल्स पोलियो अभियान, पोलियो ड्रॉप्स के बारे में है। सांस्कृतिक इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे पर्यटन का प्रचार करने के लिए। और राजनीति के अंदर चुनावी पोस्टर और घोषणाएं आदि जो है इसके उदाहरण हैं। उसके बाद है विजुअलाइजेशन, दृश्य रूपांतरण। यह भी आपका DSSB में एक टॉपिक दिया हुआ है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का अर्थ होता है किसी विचार, संदेश या जानकारी को पहले मन में कल्पना करना और फिर उस रेखा चित्र, डिज़ाइन, ग्राफिक के दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। यानी कुछ भी आप जो बनाने जा रहे हो, जैसे आप विज्ञापन बना रहे हो या कुछ पैकेजिंग डिज़ाइन तैयार कर रहे हो, तो उसका पहले एक मन में तैयार करोगे कि किस प्रकार बनाएंगे, और उसके बाद मन में कल्पना करने के बाद उसकी रेखा चित्र के द्वारा डिज़ाइन तैयार करोगे। तो वो सब क्या होता है, दृश्य रूपांतरण या विजुअलाइजेशन होता है। जैसे प्रकार एक कह सकते हैं इमेजिनेशन, कि जो चीज़ आप बनाने हो जा रहे हो उसकी एक इमेजिनेशन कर लो, उसके बाद में चीज़ों को सही तरीके से बना दो। सरल शब्दों में बोले तो सोच को चित्र में बदलने के पर्याय, यानी जो आपके दिमाग में चल रहा है कोई आइडिया, विचार, उसको चित्र में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विजुअलाइजेशन कहलाती है। इसकी विशेषताएं अगर आप देखें तो क्या है, विचार पर आधारित होती है। विजुअलाइजेशन का मूल एक सोच या आइडिया होता है, दर्शात्मक होता है, इसे चित्र, रंग, आकृति, लेआउट आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रचनात्मकता क्या होती है, इसमें कलाकार की कल्पना और नवीनता झलकती है। संचार का माध्यम, शब्दों की जगह दृश्य रूप अधिक असरदार होता है इनमें। और योजना का हिस्सा, किसी भी डिज़ाइन, विज्ञापन या प्रोजेक्ट का पहला चरण विजुअलाइजेशन होता है। कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो उसका पहला चरण कौन सा होता है, विजुअलाइजेशन ही होता है। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहती है, प्रोसेसिंग क्या होती है उसकी, सबसे पहले समस्या या उद्देश्य पहचानना, यानी क्या संदेश देना है इसके बारे में आपको सोचना है कि उत्पाद बेचना है, सामाजिक संदेश है, किस प्रकार का आपको विज्ञापन तैयार कर रहे हो वगैरह, इसके लिए आपको सोचना है। विचार उत्पन्न करना, फिर विचारों को सोचना कि जब इस प्रकार का हमें संदेश देना है तो उस संदेश में हम क्या कुछ छापेंगे, क्या डिज़ाइन करेंगे, तो इस विचारों को सोचना है। फिर रफ स्केच तैयार करना है, कागज़ पर ड्राफ्ट या स्केच बनाना है कि हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं। फिर रंग और टाइपोग्राफी चुनना,
आकर्षण बनाने के लिए रंग और टाइपोग्राफी का चुनाव करना है कि हम इस चीज़ को आकर्षक बनाने के लिए किस रंग का इस्तेमाल करें, कौन सी टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करें। अंतिम डिज़ाइन बनाना, फिर कंप्यूटर या हाथ के द्वारा अंतिम डिज़ाइन को तैयार करना होता है, फिर इसकी प्रस्तुति यानी जनता तक उसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये एक प्रोसेसिंग रहती है विजुअलाइजेशन की। फिर विजुअलाइजेशन के कुछ प्रकार हैं। एक मनोवैज्ञानिक प्रकार विजुअलाइजेशन देखें तो दिमाग में किसी विचार को चित्र के रूप में देखना। जैसे विज्ञापन के लिए पहले मानसिक रूप से इमेज बनाना। जैसे कोई विज्ञापन बना रहे हो तो पहले दिमाग में एक इमेज बन गई कि हम इस प्रकार का विज्ञापन बनाएंगे। स्केच आधारित यानी रफ ड्राइंग या स्केच के रूप में, जैसे लोगो डिज़ाइन की शुरुआती स्केच। जैसे कोई लोगो बना रही हो, आपको लोगो का डिज़ाइन तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप रफ स्केच तैयार करते हो कि हाँ इस प्रकार का कोई हम लोगो बनाएंगे। डिजिटल विजुअलाइजेशन, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ आदि जो है इनकी मदद से आप कुछ तैयार कर रहे हो, या पोस्टर, विज्ञापन, 3D डिज़ाइन आप तैयार कर रहे हैं, वे डिजिटल विजुअलाइजेशन कहलाता है। डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर आप देखते हैं कि आंकड़ों का जानकारी को चार्ट, ग्राफ या इन्फोग्राफिक में बदलना कहलाता है। जैसे कोविड-19 केस का ग्राफ आप देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि आर्किटेक्चर या इंटीरियर विजुअलाइजेशन क्या है कि भवन, घर या कमरे के डिज़ाइन को 2D 3D में दिखाना लोगों को। कि जैसे आपका घर है, आप उसका डिज़ाइन कैसे बनाओगे तो 2D या 3D में दिखा दोगे तो लोगों को लगेगा हाँ घर हमारा इस प्रकार बन के रहेगा, इस घर को बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे फ्लैट बेचने से पहले उसका 3D मॉडल दिखाना लोगों को। तो ये सब ये क्या है, विजुअलाइजेशन का है उदाहरण है। विजुअलाइजेशन का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है विजुअलाइजेशन। संदेश को स्पष्ट बनाता है, यानी चित्र शब्दों से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कोई बात आप शब्दों में बोल कर कहो, उससे बड़े चित्र दिखा दो। जैसे आपको कोई घर खरीदना है, कोई घर को आपको समझाओ, घर को क्या घर मेरा ऐसा है, इतनी दीवार है, इस साइड में खिड़की लगी है, यहाँ पर एक बालकनी है, यहाँ पर मेरा किचन है, इस प्रकार के किचन के अंदर फर्नीचर लगा हुआ है, सोफ़ा है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। भाई आप 3D या 2D के माध्यम से इसको ड्राइंग मॉडल दिखा दोगे कि जी हमारा ये लोकेशन पर इस प्रकार का ये बना हुआ है, देखो आप, तो लोगों को पसंद आ जाएगा। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये रहती है कि चित्र जो है शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं, समझने में आसान होते हैं, जटिल जानकारी भी सरल हो जाती है इसके माध्यम से, योजना में सहायक होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी झलक मिल जाती है, ध्यान आकर्षित करता है। पोस्टर जो विज्ञापन पोस्टर लोगों के मन में पोस्टर लोगों को ध्यान को खींचता है, उस समय और लागत की बचत होती है, उससे में विजुअलाइजेशन करने से गलतियां कम होती है। विजुअलाइजेशन के उपयोग आप देख सकते हैं विज्ञापन के अंदर होते हैं, जैसे एड बनाने से पहले उसकी कल्पना करना या स्केच बनाना, ग्राफिक डिज़ाइन में लोगो पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए, फैशन डिज़ाइन के अंदर, इंटीरियर डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में या सामाजिक संदेश, किसी भी कार्य आप कर रहे हो, इन सब के कार्यों के लिए आपको विजुअलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। आपको विजुअलाइजेशन के कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, पोस्टर बनाने से पहले उसके विचार और स्केच तैयार किए गए। नए मोबाइल का विज्ञापन जब निकालना है तो उससे पहले उसके लेआउट, ड्राइंग वगैरह तैयार करना। स्कूल की किताबें चित्रों के जरिए कहानी का विजुअलाइजेशन, स्कूल की किताब छापनी है तो उसके पहले की कहानी कैसी होगी, कहानी में चित्र किस प्रकार के आएंगे। किसी कंपनी का लोगो बनाने से पहले के स्केच बनाना, नहीं कोई कंपनी है जब लोगो बना रही है तो एक बार में तो लोगो बनेगा नहीं, बहुत से उसके स्केच बनाए जाते हैं, तो सभी विजुअलाइजेशन के उदाहरण हैं। इसके बाद है कैंपेन, अभियान। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नियम दिया हुआ है और आप कंफ्यूज रहे होंगे कि अब इसको टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, तो इसका समझना है ये आपको। कैंपेन की परिभाषा के देखिए, किसी विशेष उद्देश्य जैसे व्यावसायिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है को प्राप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से चलाया गया योजनाबद्ध प्रचार अभियान क्या कहलाता है, आपका प्रचार है जो अभियान कहलाता है या कैंपेन कहलाता है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्य है, योजनाबद्ध संदेश है, विभिन्न माध्यम है और निरंतर प्रचार है, तो ये सारा क्या आ गया कि कैंपेन या अभियान हो गया। अब बात करें विशेषताएं, तो इसकी विशेषता क्या है, योजनाबद्ध होता है, बिना योजना के अभियान सफल नहीं हो सकता आपका। लक्ष्य आधारित, हर अभियान का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, अभियान कुछ समय तक लगातार चलता रहता है। विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं, जैसे पोस्टर, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार आदि के अंदर अभियान चलते रहते हैं। प्रभावित करना, अभियान का मुख्य कार्य होता है जनता के विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना। फिर होते हैं कैंपेन के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, जानकारी देना,
यानी अभियान का उद्देश्य मुख्य होता है लोगों को जानकारी देना, लोगों तक संदेश पहुंचाना। जैसे स्वच्छता अभियान चल गया तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, लोगों को स्वच्छता की जानकारी पहुंचाना। प्रेरित करना, लोगों को कार्य खरीदारी के लिए प्रेरित करना, लोगों को कार्य के लिए खरीदारी के लिए प्रेरित करना। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण चलाया था तो लोगों को वो अभियान चलाया तो लोगों को प्रेरित किया गया कि आप घर में शौचालय बनाओ ताकि बीमारियों से आप बचोगे। जागरूकता फैलाना, समाज में चेतना लाना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ब्रांड या विचार की छवि बनाना, जनता के मन में सकारात्मक प्रभाव डालना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यानी जब कोई अभियान चलता है तो अभियान की एक झलक दिमाग में लोगों को छप जाती है कि अभियान चला है तो ये हमारा, जैसे प्लस पोलियो अभियान है तो लोगों के मन में इस अभियान की एक छवि बैठ गई कि अभियान चला है तो देश से पोलियो मिटा कर रहेगा। जैसे टीबी मुक्त भारत है, ये अभियान चला है तो लोगों के मन में आ गई कि हाँ भारत से टीबी खत्म हो जाएगी। तो ये जो अभियान चलते हैं ये लोगों को सकारात्मक प्रभाव डालते हैं जनता के ऊपर, और ये एक ब्रांड या छवि बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन, जैसे धूम्रपान छोड़ना, स्वच्छता अपनाना, इस प्रकार के जब याद धूम्रपान छोड़ो अभियान, जैसे तंबाकू अभियान चलाया जाता है स्कूलों वगैरह में आप देखते हो तो बहुत सारी, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है हर स्कूल में रोज सर्कुलर आते हैं कि आज इस अभियान से संबंधित एक्टिविटी करवानी है, आज धूम्रपान पर करवानी है, आज स्वच्छता पर करवानी है, आज स्वास्थ्य पर करवानी है। तो बहुत प्रकार के अभियान चलते रहते हैं स्कूलों में ताकि लोगों में परिवर्तन आए, बच्चों से संदेश घर घर पहुँचे और घर पर लोगों में परिवर्तन आए और इस चीज़ को पालना किया जाए तो ताकि उनके उद्देश्य पूरे हो। तो अभियान है, कैंपेन है, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। अब कैंपेन है, अभियान है, उसके कुछ प्रकार है। किस प्रकार उद्देश्य के आधार पर बात करें तो एक व्यावसायिक अभियान हो सकता है, जैसे उत्पाद या सेवा की बिक्री के लिए, जैसे कोका कोला ओपन हैप्पीनेस बाद, जैसे इसकी एक टैगलाइन है, तो एक व्यावसायिक अभियान चल रहा है। सामाजिक अभियान बात करें तो जनहित, जनता के लिए चल रहा है, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, जैसे प्लस पोलियो अभियानों का हो गया। सांस्कृतिक अभियान की बात करें तो त्यौहार, आयोजन, पर्यटन का प्रचार आदि करने के लिए, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। राजनीतिक अभियान प्रचार पार्टी के लिए किया जाता है, चुनाव प्रचार पार्टी के लिए किया जाता है, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र है, ये सब राजनीतिक अभियान के हिस्से हैं। इसके माध्यम क्या हो सकते हैं, माध्यम आपका प्रिंट मीडिया अभियान, पोस्टर अखबार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, डिजिटल अभियान, सोशल मीडिया, गूगल, और आउटडोर अभियान के तहत होर्डिंग्स, बस, मेट्रो विज्ञापन आदि जो चल रहे हैं वो सब आउटडोर अभियान का हिस्सा है। तो ये आपके माध्यम के तरफ पर हो गए। अब इनकी कैंपेन या प्रक्रिया है, इसकी क्या होती है, अभियान है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले दर्शित लक्ष्य, आपको सुनिश्चित करना है कि आपका विज्ञापन कौन देखेगा, बच्चे देखेंगे, महिला, किसान, वृद्ध, बालक, जवान, तो कौन देखने वाला है इसको, इस प्रकार को विज्ञापन वाले डिजाइन करना होगा। संदेश तय करना है, क्या कहना है, जागरूकता है, खरीदने के फायदे हैं, सामाजिक प्रेरणाएं, किस प्रकार का आपका ये अभियान है, ये सब पहले आपको स्पष्ट करना होगा। माध्यम चुनना होगा कि आपका जो आपका अभियान है कैसे चलेगा, पोस्टर चलेगा, टीवी पर आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, कैसे आएगा। विजुअलाइजेशन और डिज़ाइन के बारे में सोचना होगा, नारे, चित्र, लोगो, टाइप आदि किस प्रकार तैयार किए जाएंगे। प्रसार इसका है, संदेश को चुनने हुए माध्यमों में इसका जारी करना, और प्रतिक्रिया और मूल्यांकन, इसके बाद अभियान कितना सफल रहा इसका आकलन भी आपको करना होता है। तो ये सब इसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग रहती है, प्रक्रिया रहती है अभियान की। अभियान के कुछ उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे सामाजिक अभियान की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोलियो उन्मूलन, ये सब सामाजिक अभियान के उदाहरण हैं। व्यावसायिक उदाहरण के अंदर नाइकी, अमूल, सर्फ एक्सल, ये जो अब इनके ऐड आती है ये चल रहे हैं, ये सब व्यावसायिक अभियान हैं। सांस्कृतिक अभियान के जैसे पर्यटन का प्रचार है, विभिन्न राज्यों मेलों के प्रचार है, आप बसों में देखते हो अलग अलग राज्यों के अपने ऐड चलती है, मेट्रो पर जाते हो तो अलग अलग राज्यों की वहाँ के टूरिज्म के, त्योहारों के, मेलों के पोस्टर, होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं। राजनीतिक अभियान, चुनावी रैलियाँ, पोस्टर, घोषणा पत्र आदि लगे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके उदाहरण हैं कैंपेन के या अभियान के। उसके बाद में आपका कैंपेन का महत्व, उदाहरण जो आपका अभियान है उसका महत्व क्या है। व्यापारिक दृष्टि से उत्पाद की बिक्री बढ़ाने और पहचान बढ़ाना, सामाजिक दृष्टि में समाज में सुधार लाना, सांस्कृतिक दृष्टि से परंपराओं और योजनाओं का आयोजन प्रचार करता है, और राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो जनता को विचारधारा से जोड़ता है। तो ये सब की क्या है, कैंपेन का महत्व है या अभियान के महत्व है। उसके बाद में बात करें हम टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी क्या है,
टाइपोग्राफी की परिभाषा देखेंगे। टाइपोग्राफी अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को कलात्मक, व्यवस्थित और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करने की जो कला है वही टाइपोग्राफी है, जिससे संदेश न पढ़ने योग्य हो बल्कि जिससे संदेश न केवल पढ़ने योग्य हो बल्कि आकर्षक व प्रभावी भी लगे। टाइपोग्राफी का मतलब है कि आपको अपने शब्दों, वाक्यों, अक्षरों को इस प्रकार लिखना है कि जो संदेश है वो केवल पढ़ने लायक ना हो बल्कि देखने में आकर्षक भी लगे, प्रभावी भी लगे। सरल शब्दों में कह सकते हो कि आपके टेक्स्ट होते हैं लिखे हुए, स्टाइल होता है और एक डिज़ाइन होता है, उससे मिलकर बन गया आपका टाइपोग्राफी। यानी सुंदर सुंदर अक्षरों में कोई भी चीज़ लिखी गई है वो टाइपोग्राफी का हिस्सा है। जैसे आप अमूल कंपनी का नाम देखते हो तो कितना स्टाइलिश वह लिखा हुआ है, तो वह भी एक टाइपोग्राफी का हिस्सा है। लोगों को देखने में आकर्षक भी लगता है। शब्द है अमूल, AMUL अमूल, लेकिन देखने में बहुत शानदार लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है, पढ़ने में भी अच्छा है और देखने में भी अच्छा है। तो ये जो उदाहरण होते हैं टाइपोग्राफी के हैं और इसी कारण ये टाइपोग्राफी होती है कि आपका जो संदेश है सुंदर लगे, अच्छा दिखे। जैसे कैलियोग्राफी आपको जो करते हो वह आपकी टाइपोग्राफी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि संदेश लिखा होता है कैलियोग्राफी में, इतना शानदार होता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। कैलियोग्राफी की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी छपाई या प्रिंटिंग प्रेस, छपाई कला जो है, छपाई कला के विकास के साथ टाइपोग्राफी का महत्व बढ़ा था। जॉन्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में जब पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई तभी से अक्षरों के अलग अलग फ़ॉन्ट या टाइप विकसित होने लगे थे। आज टाइपोग्राफी केवल किताबों और अखबारों तक सीमित नहीं है बल्कि यह डिजिटल मीडिया, विज्ञापन, वेबसाइट, पैकेजिंग, लोगों को हर जगह दिखाई देती है। टाइपोग्राफी के कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ टाइपोग्राफी। जैसे टाइपफेस। टाइपफेस क्या होता है? जैसे किसी अक्षर फ़ॉन्ट की डिज़ाइन जो शैली है उसको टाइपफेस कहते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, हेल्वेटिका, ये तो आपके फ़ॉन्ट का डिज़ाइन शैली देखते हो आप। जैसे कोई टाइप कर रहे हो आप कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, तो फ़ॉन्ट का जो अलग अलग नाम लिखे होते हैं वो सारे आपके टाइपफेस कहलाते हैं। फ़ॉन्ट क्या है? किसी टाइपफेस का जो आकार है, जो साइज़ है, इसकी मोटाई है, जो उसका स्टाइल है, उसको सबको क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे एरियल बोल्ड है 14 pt का, तो वो क्या कहलाता है? आपका फ़ॉन्ट कहलाता है। और इसमें साइज़ या आकार, अक्षरों का छोटा या बड़ा होना जैसे पॉइंट में नापा जाता है। जैसे 10 pt, 10 pt या 12 pt या 24 pt, ये एक साइज़ होता है। लाइन लेंथ या लाइन है जो की लंबाई मापी जाती है। एक लाइन में कितने शब्द होंगे? बहुत लंबी या छोटी लाइन पढ़ने में कठिनाई देती है, तो ये सब के सब इसके अंदर देखे जाते हैं। लाइन स्पेसिंग या लीडिंग, पंक्ति। लीडिंग क्या कहलाती है? दो लाइनों के बीच का जो अंतर है उसको लाइन स्पेसिंग या उसको लीडिंग के नाम से जाना जाता है। एक होता है लेटर स्पेसिंग, जिसको ट्रैकिंग या लर्निंग कहते हैं। दो अक्षरों के बीच की दूरी है वह आपकी कर्निंग कहलाती है, कर्निंग या ट्रैकिंग कहलाती है। थोड़ा आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल से आएगा कि ट्रैकिंग क्या है या कर्निंग क्या है। यहाँ पर शॉर्ट में समझाती गया कि दो अक्षरों के बीच की दूरी है वह आपकी ट्रैकिंग या कर्निंग हो सकती है। उसके बाद में आपका है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट है टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, कॉर्नर या जस्टिफाई में रखने का जो कार्य किया जाता है उसको अलाइनमेंट कहते हैं। कलर और कंट्रास्ट, यानी टेक्स्ट और बैकग्राउंड का जो संयोजन कैसा होगा? सफ़ेद पृष्ठ पर काला अक्षर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी किस कलर के ऊपर कौन से कलर का अक्षर से लिखें ताकि वह अच्छा दिखे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपकी कलर और कंट्रास्ट के अंदर आती है। तो इसके मुख्य एलिमेंट्स या तत्व हो गए आपके टाइपोग्राफी के। टाइपोग्राफी की कुछ श्रेणियाँ हैं। देखिए टाइपोग्राफी श्रेणियों की बात करें तो एक आती है सेरिफ फॉन्ट्स, जिसके अक्षर के अंत में छोटे हुक या स्ट्रोक होते हैं। औपचारिक और पारंपरिक रूप से, जैसे टाइम्स न्यू रोमन के अंदर आप देखते हैं तो जैसे इसका मोरा एक साइज याद आता है, जैसे आपका ए ऐसे लिखा पड़ा है, तो ये यहाँ से जैसे कट लगा हुआ है, यहाँ से ये कट लगा, ऐसे कट लगा है, तो ये जो हिस्सा है, ये जो इसके कॉर्नर बने हैं, ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर बन गया, ये सेरिफ फॉन्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स बिना हुक वाले साफ सुथरे फॉन्ट है, आधुनिक और सरल होते हैं, जैसे एरियल, हेलवेट। यानी अब जैसे इसका सेरिफ यहाँ से हटा दिया, जो सीधा अक्षर बन गया ये वाला और मोटा हो गया, तो ये क्या कहलाया? सैंस सेरिफ फॉन्ट कहलाया।
स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हस्तलिखन जैसे अक्षर, जैसे आप हाथ से कैलीग्राफी लिखते हो उसके जैसे जो अक्षर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, कैलीग्राफी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। शायद मैंने ये क्लास, मेरे जो पहला अप्लाइड आर्ट की क्लासें चल रही थी उसके अंदर अगर आप देखते हो तो वहाँ क्लास आपको दिखेगी। सारे अक्षर मैंने दिखा रखे हैं, नहीं दिखा रखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते ना, मैं वो सारे अक्षर इस एक फ़ोटो में डाल दूंगा कि वो किस प्रकार के होते हैं। डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स सजावटी और आकर्षण फ़ॉन्ट या खासकर पोस्टर और होर्डिंग के लिए बनाए जाते हैं। ये इसकी कुछ श्रेणियाँ हैं टाइपोग्राफी की। इसके अलावा टाइपोग्राफी का महत्व क्या है, ये पठनीय होता है, रीडेबिलिटी बन जाती है, यानी सही टाइपोग्राफी से टेक्स्ट पढ़ने में आसान होता है। संदेश का प्रभाव, अक्षरों की जो शैली है पाठक के मन पर असर डालती है। उदाहरण जैसे बोल्ड टेक्स्ट है उसमें महत्व दिखाती है। जैसे आप ये लाइन देखो या मेरे सामने, तो कुछ अक्षर है छोटे लाइनों में लिखे हैं, कुछ बोल्ड अक्षर में काले गहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो इससे क्या होता है, पाठक के मन में असर डालती है कि हाँ ये लाइन जो लिखी गई है इम्पोर्टेंट होगी, तो इस पर लोगों का ध्यान जाता है, ये आकर्षित करती है। इस प्रकार की लाइनें आकर्षण होता है। सुंदर व व्यवस्थित अक्षर जो है पाठक को आकर्षित करते हैं। अब आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति राइटिंग लिखे हैं, एक चैप्टर को दो व्यक्ति लिखने वाले हैं, जब उसके फ़ॉन्ट सुंदर लिखे होते हैं पढ़ने का मन करता है, वही अगर गंदे अक्षरों में लिखे होते हैं तो किसी का पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये इसलिए आकर्षण बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी टाइपोग्राफी जो होती है वह पढ़ने के लिए अच्छी लगती है। ब्रांड पहचान, यानी हर ब्रांड अपनी विशेष टाइपोग्राफी को चुनता है जिसे पहचान बनती है। उदाहरण जैसे कोका कोला का फ़ॉन्ट है, डिज्नी का लोगो है, सबकी अपनी एक खास पहचान है, अपने तरीके से शब्द लिखे होते हैं जो देखने में सबको अच्छे लगते हैं। भावना व्यक्त करना, यानी टाइपोग्राफी से खुशी, गंभीरता, उत्साह जैसी भावनाएं व्यक्त की जाती है। ये सब के सब टाइपोग्राफी के महत्व होते हैं। टाइपोग्राफी के उपयोग क्या है, टाइपोग्राफी के उपयोग क्यों किए जाते हैं? विज्ञापन के लिए किए जाते हैं, जैसे हेडलाइन और नारी प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। लोगो और ब्रांडिंग के लिए करते हैं, या ब्रांड की पहचान बनाने के लिए। वेबसाइट और ऐप्स के लिए, जैसे उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रकाशन, किताब, पत्रिका, समाचार पत्र के लिए करते हैं। पैकेज डिज़ाइन, जैसे उत्पाद को आकर्षण बनाने के लिए। पोस्टर को और सूचना डिज़ाइन, जनता को जल्दी संदेश पहुंचाने के लिए। यानी इन सभी के लिए आपका टाइपोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अच्छी टाइपोग्राफी की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं, देखो, स्पष्टता होती है, यानी क्लियरिटी होती है, अक्सर आसानी से पढ़े जा सकें, इस प्रकार के महत्वपूर्ण बात है पहले। दूसरा होता है संतुलन, बैलेंस, यानी टेक्स्ट और स्पेस का सही अनुपात होना चाहिए, यानी जो अक्षर लिखे गए हैं उनका जो बीच में गैप है वह बराबर होना चाहिए ताकि सब अच्छे लगे। संगति, पूरे डिज़ाइन में समानता होनी चाहिए। और कंट्रास्ट, रंगों और आकार का उचित मेल होना चाहिए। और पठनीयता, छोटा या लंबा टेक्स्ट भी आसानी से पढ़ा जा सके, इस प्रकार लिखा हुआ होना चाहिए। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कुछ इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है वो सेरिफ फ़ॉन्ट्स में लिखा गया है। गूगल का लोगो है वो सन सेरिफ फ़ॉन्ट के अंदर लिखा गया है। कोका कोला का लोगो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के अंदर लिखा गया है। और मूवी पोस्टर जो होते हैं वह डिस्प्ले फ़ॉन्ट में लिखे जाते हैं। इनके आप सर्च मारो, अखबार के गूगल के अंदर सर्च करके देखोगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्च मारना, इसके अंदर जो लाइन लिखी होती है वह आपकी सेरिफ फ़ॉन्ट के अंदर लिखी गई है। लोगो जो लिखा होता है, गूगल का लोगो है वह आपका सन सेरिफ फ़ॉन्ट के अंदर है। कोका कोला का लोगो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के अंदर है, कैलीग्राफी शैली के अंदर लिखा गया है। और मूवी पोस्टर जो आपका है वो डिस्प्ले फ़ॉन्ट के अंदर लिखे गए हैं। तो ये सब इसके क्या हुए, उदाहरण हुए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो जाती। अब मैं अगली क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊँ कल ही, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा, वरना नहीं लेकर आऊँगा। तो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।